हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डेट है आज की 18 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। हमारा पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों, ये जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है, या तो पिछले वीक ही गई थी, पर कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स अभी रिसेंटली हमें देखने को मिली हैं, तो थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं इस यूएनडीपी की रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले तो आप जानिए कि ये जो हमारे सामने आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी, इसका इस बार आप देखेंगे ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो दरअसल में ये डेवलपमेंट को मेजर करने की कोशिश करता है, वो डेवलपमेंट जो कि एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। कहने का मीनिंग क्या है कि सिर्फ हम नंबर्स के अंदर नहीं जा रहे, हम कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि लोगों की लाइफ के अंदर कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको तीन मेजर पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, डायमेंशंस कह सकते हैं आप इनको। एक आपका हो गया लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, उसी तरह से आपका हो गया नॉलेज, एंड साथ ही साथ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो आपका डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो तो आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के हिसाब से देखने मिल जाएगा। एजुकेशन इंडेक्स के हिसाब से आपको नॉलेज पता लग जाएगी, एंड सिमिलरली आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आप हेल्थ को यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करते हो। इस तरह से आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई आपका कैलकुलेट होता है। 1990 के अंदर जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं, उनके द्वारा यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये रिलीज कौन करता है रिपोर्ट? ये रिलीज करता है आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है। अभी जो हमारे सामने रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट है 2022 के साल की, यानी कि इसमें डेटा वगैरह कौन सा है? 2022 का। तो अगर हम बात करते हैं ना 2022 के डेटा के हिसाब से, इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक आया है 134। सर, उससे पिछले साल कितना था? उससे पहले हम थे 135। अब हमने एक पायदान इंप्रूव कर लिया है। पहले ना क्या हो रहा था, 2020 और 2021 में अगर हम नोटिस करें, तो हम नीचे गिरते जा रहे थे, नीचे ही गिरते जा रहे थे। पर 2022 में हल्की सी हमने इंप्रूवमेंट करी है। यहाँ पर हमने 2022 के डेटा के हिसाब से वी हैव इम्प्रूव्ड अ बिट, और 135 से हमारा रैंक बन गया है 134। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, तो हर पर्टिकुलर जो भी आपके डायमेंशन है, उनके लिए मिनिमम और मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है, एंड एचडीआई उनके ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से आपको कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू आती है आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में। तो अभी जो डेटा के हिसाब से 2022 का डेटा अगर हम देखें, तो इंडिया का वहां पे स्कोर है 0.644। ये जितना 1 के आपका करीब होगा, उतने अच्छी बात होती है। पिछले सालों के कंपैरिजन में हमने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि हम 135 से 134 तक पहुंच गए हैं रैंकिंग के अंदर, और स्कोर हमारा हो चुका है 0.644। इसका कारण क्या है हमारे इंप्रूवमेंट का? यहाँ पे इंप्रूवमेंट के कारण आपके आप देख पाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ है, वो 60.7.2 ईयर से बढ़ के 67.7 ईयर्स हो गई है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल की, तो $6542 से लेकर वो 6951 तक इंक्रीज हो चुकी है। एंड इस तरह से आप बाकी भी चीज़ें देख पाओगे। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग भी हमारा इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 11.9 ईयर्स टू 12.6 ईयर्स। एंड जैसा होता भी है, टॉप परफॉर्मर्स कहीं ना कहीं वही कंट्रीज होती हैं जो हम बार बार अलग अलग उसमें देखते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और आपका डेनमार्क। और बॉटम 5 कंट्रीज भी यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के सामने आप इनको देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ना इंडिया की तारीफ इस वजह से कुछ जगह करी गई है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया का 1990 के हिसाब से, तो वहां से हमने अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। यानी कि लगभग 50% का हमें इंक्रीज देखने को मिला है इंडिया के एचडीआई स्कोर के अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि पिछले 30 साल के अंदर हम कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोग्रेस हम करने की कोशिश करते जा रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको पता होने चाहिए। पर हालांकि कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि मेल और फीमेल की अगर हम बात करें ना, और इनमें अगर हम बात करें कि कितने लोग या तो काम कर रहे हैं या फिर काम की तलाश कर रहे हैं, उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो मेल और फीमेल के बीच का जो गैप है, वो अपने आप में काफी ज्यादा है। तो वुमेन को जो काम करने से रोका जाता है या फिर काम करने की उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, वो यहाँ पर इसके अंदर विजिबल हमें देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करेंगे, हम कहीं ना कहीं मीडियम डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। दरअसल में होता क्या है ना, चार कैटेगरी डिवाइड की जाती हैं। एक होता है वेरी हाई डेवलपमेंट, एक होता है हाई,
एक होता है मीडियम और एक होता है लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे मीडियम डेवलपमेंट में आता है। एंड कुछ पर्टिकुलर हमारी जो कंट्रीज जैसे चाइना, श्रीलंका, उनसे हम पीछे हैं। एंड इवन भूटान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज के भी बाद में हमारा रैंक आता है इन पर्टिकुलर दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू के साथ मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ पाएंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है, जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के अंदर हेल्प कर सकता है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सेंटर फॉर्म्स कमेटी टू लुक इनटू आयुष्मान भारत इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है ताकि देखा जा पाए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है। देखो आप जानते होंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के जो हेल्थ मेंबर है ना, डॉक्टर वीके पॉल, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर कमेटी को चेयर किया जाएगा। अगर आप लोगों को ना कोविड-19 पेंडेमिक याद है, तो जब भी कुछ प्रेजेंटेशन होती थी तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो यहाँ पे बताते थे कि क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी है, वो डॉक्टर वीके पॉल सर ही थे। उनके द्वारा ही यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमेटी को यहाँ पे चेयर किया जाएगा। ये देखेगी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कैसे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो रही है, बेनिफिशियरीज की, हॉस्पिटलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा प्रोग्रेस ठीक है या नहीं है। एक्चुअल में एक रीजन ये भी है इसका, अगर आप पिछले कुछ टाइम्स में देखोगे ना, तो काफी सारे कुछ कंसर्न्स आए हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के रिगार्डिंग। वो कैसे? क्योंकि देखो अभी जो रिपोर्ट्स वगैरह निकली है ना, उसमें ऐसा देखा गया कि इससे ना कुछ थोड़ा बहुत करप्शन भी की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से। आप सोचोगे सर वो कैसे? देखो इसमें आपको देखो इंश्योरेंस बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ऐसा देखा गया कि एक ही मोबाइल नंबर के ऊपर मल्टीपल लोगों ने यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम करी गई थी। बेसिकली वो पैसा लिया गया था और एट द सेम टाइम कुछ लोगों के नाम फेक थे, यहाँ पे कुछ लोगों के आधार कार्ड फेक थे। तो इस तरह के बहुत सारे फेक डेटा एंट्रीज यहाँ पे डेटाबेस के अंदर करी गई थी। तो उस वजह से एक काफी कंसर्निंग मुद्दा आ गया था। तो ये जो कमेटी है ये भी देखेगी कि जो मिस यूज हो रहा है स्कीम का या फिर फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं स्कीम्स के अंदर, उसको हम कैसे रोक पाए। एंड इसके अलावा सेंटर और स्टेट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं इस स्कीम की पॉलिसी डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, वो सारी चीजें भी यहाँ पे रिव्यू करी जाएंगी। इसके अलावा आपका जो डिजिटल मिशन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके साथ लिंकेज एंड साथ साथ आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बेसिकली जो आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवर जो प्रोवाइड करते हैं ना, चाहे आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो गया, आपका कोई क्यूरेटिव हेल्थ केयर हो गया, पैलिएटिव केयर हो गया, अलग अलग तरह की जो केयर होती है वो यहाँ पे इनके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। बाकी आप इस स्कीम के बारे में तो जानते ही होंगे। आप जानते हैं कि इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आपका है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गया। तो इंडिया में हम लगभग 1.5 लाख जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनको हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर उनके अंदर डिलीवर की जाती है। एंड साथ ही साथ आपको जो हमारी देश के अंदर 10 करोड़ से भी ज़्यादा फैमिलीज है ना, उनको 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जिसके माध्यम से सारा आपका सेकेंडरी केयर एंड ज़्यादातर आपका टर्शरी केयर यहाँ पे कवर हो जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे साइज ऑफ द फैमिली एंड एज, इसको यहाँ पे कोई भी कैप नहीं है, यानी कि अगर किसी फैमिली में 10 लोग भी हैं तो फैमिली भी यहाँ पे कवर्ड रहेगी और सारी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को यहाँ पे डे वन ऑफ द पॉलिसी से कवर किया गया है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया, आपका कैशलेस बेनिफिट्स हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे इसके स्कीम के माध्यम से प्रोवाइड करी जाती हैं। आई होप आपको ये स्कीम समझ आ गई होगी। ध्यान रखिएगा ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पर जो पैसा आता है वहां पे सेंटर एंड स्टेट दोनों मिलकर इस पैसे को देते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अटकपा बर्ड सेंचुरी। ये जो पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ आप मैप के अंदर देख रहे होंगे, ये है आपका कुलेरू लेक, ठीक है ना। कुलेरू लेक आंध्र प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका कृष्णा वेस्ट गोदावरी बॉर्डर्स के ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये इसकी लोकेशन एक तो आपको पता होनी चाहिए। डिस्कस हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे जो नेचर लवर्स हैं, वो यहाँ पर इस बर्ड सेंचुरी को यहाँ पे विजिट कर रहे हैं क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे अराइव किए हैं। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी की, तो इसको डिक्लेयर किया गया था 1999 के अंदर वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। इसको बर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स आपको यहाँ पे, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बहुत सारे पर अच्छी चीजें भी हैं इस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी के रिगार्डिंग, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे थ्रेट्स भी इसको फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन की वजह से एरिया जो है वो थ्रेट के अंदर आ चुका है। बाकी इस एरिया को काफी इंक्रोचमेंट हो गया। एंड कहीं ना कहीं इस तरह के जो इश्यूज जैसे पोल्यूशन हो गया, आपका इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स का डिस्चार्ज, ये
एंड साथ साथ क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, ऑल दीज थिंग्स आर कॉजिंग एन इशू कि बर्ड की माइग्रेशन उतनी नहीं हो रही, एंड साथ ही साथ कुछ बर्ड्स के रिगार्डिंग भी कंसर्न्स हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लोरा की, तो आप यहाँ पे देख पाओगे आपके व्हाइट मैनग्रोव हो गया, रेड मैनग्रोव हो गया, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरा हैं। एंड सिमिलरली फौना के अंदर अगर मैं बात करूँ तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ओपन बिल्ड स्टॉक, पेंटेड स्टॉक और एशियन ओपन बिल स्टॉक, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको फौना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट यही है कि इस तरह की बर्ड सेंचुरी को हम कंजर्व करें, एंड ये जो आपके बर्ड सेंचुरीज हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बन जाता है, उसको हम यहाँ पे प्रिजर्व करते रहें, क्योंकि इनका इको टूरिज्म पोटेंशियल अपने आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कोलेरू लेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको कह रहा था, कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के बीच में ये लोकेटेड है, जो डेल्टा है इसका आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल जाता है। 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है WPA, उसके माध्यम से 1999 के अंदर इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। रामसर के अंदर भी इसको यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसको कंजर्व करने की हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। साथ में ही लगभग 20 मिलियन रेजिडेंट्स का ये एक एसेंशियल हैबिटेट है, और बहुत इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे जैसे ग्रे बिल्ड्स पेलिकन एंड स्पॉट बिल्ड्स पेलिकन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर यूपीएससी में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने 2014 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, एंड मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज लेमिथिए के बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है कि कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है तो कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया और सेशल्स की। सेशल्स आप जानते हो इंडियन ओशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। एंड पिछले कुछ समय में जैसे जैसे आप नोटिस कर रहे हो कि डिफरेंट कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन ओशन में देखने को मिल जाता है, तो सेशल्स की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना ये हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए इंडियन ओशन की कंट्रीज का अच्छे रिलेशनशिप बनाना इंडिया के लिए आज के समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी का एक कंटिजेंट है वो यहाँ पे डिपार्ट किया है सेशल्स को, ताकि यहाँ पे आपस में इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएं इंडियन आर्मी और सेशल डिफेंस फोर्सेस के बीच में। ध्यान कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है ये बाइनली होती है। बाइनली मतलब 2 साल में एक बार, वंस इन 2 ईयर्स। तो 2001 से ये स्टार्ट हुई है, तो इस तरह से हर 2 साल के बाद आपको ये देखने को मिल जाएगी। कोशिश ये रहती है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के माध्यम से आपस में हम इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ा पाएँ। जो भी आपके चीज़ें होती हैं पीस कीपिंग ऑपरेशंस के टाइम के ऊपर, कॉपरेशन को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस एक दूसरे से कैसे सीख सकते हैं, आपस में स्किल्स और एक्सपीरियंस को कैसे शेयर कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें दोनों की पर्टिकुलर कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक थोड़ा हमारा हिस्ट्री के साथ लिंक्ड है, नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। इनके बारे में पढ़ना देखो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज के समय जो महाराष्ट्र की कैबिनेट है उसने रिसेंटली ऐसा बोला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कि वो चाहते हैं कि मुंबई सेंट्रल स्टेशन का जो नाम है ना वो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ जी के नाम के ऊपर रखा जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है क्या? जी बिल्कुल। देखो बॉम्बे जो आज के समय आपको मुंबई देखने को मिलता है, ऐसा माना जाता है कि उनके आर्किटेक्ट और कोई नहीं बल्कि आपके जगन्नाथ शंकर सेठ जी ही थे। इनफैक्ट ना आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इंडिया में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? आप जानते होंगे सर, ये बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी। ये वाली जो ट्रेन थी इंडिया में जो पहली ट्रेन 1853, आप लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी हुए बॉम्बे टू थाने जो ट्रेन चली थी, ये पर्टिकुलर ट्रेन चलवाने के पीछे जो कमेटी थी जिसने इस पर्टिकुलर को मेजरली रिस्पॉन्सिबल थी, उस कमेटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे जगन्नाथ शंकर सेठ जी। और ये एक पर्सन थे। इनके अलावा ही अगर मैं बात करूं तो सर जमशेदजी जीजी बॉय, ये दोनों ने मिलकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रेलवे कमेटी को, जिसने रिस्पॉन्सिबल थी जो कि 1853 के अंदर इंडिया के अंदर पहली पैसेंजर ट्रेन को चलाने के लिए। प्लस एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट ये फिलांथ्रोपिस्ट रहे हैं। बेसिकली लोगों को दान वगैरह काफ़ी देते थे, लोगों की मदद बहुत करते थे, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट रहे हैं एंड बॉम्बे के आर्किटेक्ट रहे हैं। तो मनी से हो गया और आइडियाज़ से कहीं ना कहीं डिफरेंट सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट किया। और जैसा मैं आपको बता भी रहा था, सर जमशेदजी जीजी बॉय से ये काफ़ी इंस्पायर्ड यहाँ पे रहते थे। इसके साथ ही आपको आज के समय जो एल्फिंस्टन कॉलेज आपको देखने को मिलता है, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया था। जब इन्होंने स्टार्ट किया तो उसका नाम पहले नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे था, बाद में उसका नाम बॉम्बे नेटिव इंस्टीट्यूशन रख दिया गया, फिर आज के समय इसको एल्फिंस्टन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बॉम्बे की लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट किए जाने वाले ये पहले इंडियन थे, तो इस वजह से इनकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। एक म्यूजियम है आपको देखने को मिलेगा, डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम बाइकुला के अंदर।
वन ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस म्यूजियम वॉज नाना जगन्नाथ शंकर सेठ जी। उसके अलावा भवानी शंकर जो टेम्पल था उसको भी यहाँ पे बनाया गया इनके द्वारा ही। और रेलवे कमेटी जो मैं आपको बता रहा था जो पहली बार ट्रेन रन करी थी, उस रेलवे कमेटी के हेड भी आपके नाना जगन्नाथ शंकर सेठ जी ही थे। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो इनके बारे में आपको जानने चाहिए थे। तो आई होप आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझ आया होगा। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर ना मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देखो एक दो आपके एडिशनल होमवर्क्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्गो वापस से न्यूज़ में आ रहा है आजकल, पर हमने पिछले सेशंस के अंदर कॉन्गो के क्वेश्चन को समझा हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन इसको मुझे आंसर कर पाओगे। एंड दूसरा आपका इलेक्शन क्वेश्चनर्स के रिगार्डिंग है। बहुत पिछले दिनों के अंदर हमने बहुत डिस्कशन किया इलेक्शन क्वेश्चनर्स के बारे में भी, और पॉलिटी की बहुत सारी न्यूज़ थी, तो ये क्वेश्चन भी आप डेफिनेटली हैंडल कर सकते हो। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ट्रू और फॉल्स के माध्यम से मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। अगर मैं आपको सैटरडे का होमवर्क बताऊं, जब हम बात कर रहे थे डोमिनिकन रिपब्लिक की, तो ये आपको इंडियन ओशन के अंदर नहीं, ये हमने इसकी कैरेबियन सी के अंदर लोकेशन पढ़ी थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पोपो कटबेल्ट जो आपका वॉल्केनो है, ये ब्राज़ील के अंदर नहीं, आपका मैक्सिको के अंदर था। हमने देखा भी था किस तरह फ्यूम्स की वजह से वहाँ के लोगों को दिक्कत आ रही थी। एंड साथ ही साथ जब हम बात करते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की, तो वहाँ पर आपका रशिया, बेलारस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये कंट्रीज तो थे, पर चाइना नहीं था। चाइना की जगह कौन सी पांचवी कंट्री थी? इट वाज अर्मेनिया। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसके अलावा आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज का एक होमवर्क रहेगा, एक तो 2021 का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे। एक मैंने आपको ऑलरेडी जिसमें अलग अलग वेटलैंड्स थे और किस कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स के थे जो यूपीएससी ने 2014 में पूछा था, वो क्वेश्चन मैं आपसे ऑलरेडी पूछ चुका हूँ। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मुझे आंसर करने हैं। इसके साथ में ही और क्या होमवर्क मिला था आपको? इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ इंडिया के बारे में। देखो हालांकि जो अगर मैं बात करूं, जो आपके इलेक्शन क्वेश्चन ऑफ इंडिया की स्ट्रेंथ होती है वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट जी, और आज के समय आपकी 5 मेंबर नहीं, ये एक 3 मेंबर बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि होम मिनिस्ट्री आपका डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल, बिल्कुल गलत बात है। ये काम किसका है? ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ये हमने देखा भी पिछले दिनों के अंदर जहाँ पर उन्होंने शेड्यूल को अनाउंस किया था। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सही बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3 ओनली। दूसरा आपका होमवर्क था विद रिगार्ड्स टू आपका रियल सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। देखो जब भी हम बात करते हैं ना इकोनॉमी की, तो आप इसके अंदर मेजर 2 सेक्टर्स आप देख पाओगे। एक आपका है रियल सेक्टर और एक होता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। रियल सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं वो एक्टिविटीज़ है जहाँ पर आपका कुछ इकोनॉमिक आउटपुट देखने को मिलता है, कुछ ऐसे सेगमेंट्स जो जीडीपी प्रोग्रेस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर हम बात करें ना यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर की, आप नोटिस कर पाओगे कि जो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 है, ये दोनों कहीं ना कहीं डील करेंगे आपके फाइनेंशियल सेक्टर के साथ, जहाँ पे बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशन है जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो ये 3rd एंड 4th तो आपके रियल सेक्टर का पार्ट नहीं हुए, बस स्टेटमेंट 1 और 2 आपके डेफिनेटली रियल सेक्टर का पार्ट होंगे। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।